रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आंखों से जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे आंखों का सूखापन या ड्राई आईज कहते हैं। यह एक कॉमन समस्या है। ये समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और उसके प्रिवेंशन के किस तरीके के तरीके होते हैं, जिससे कि अगर ये समस्या हो गई है तो उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस बारे में आज हम मुलाकात करने आए हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनवीर सिंह जी से। आज मनवीर जी से हम जानेंगे इस समस्या के बारे में विस्तार से। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। आज हम जानने आए हैं सर आपसे कि ये जो ड्राई आइज की समस्या है जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये समस्या होती क्या है। जी, तो दर्शकों, हमारी आँख में एक टीयर फिल्म रहती है। टीयर फिल्म या आंसू जिसे कहते हैं, आँखों के जो नेचुरल आंसू रहते हैं, उसका फंक्शन होता है आँखों में नमी बरकरार, मॉइस्चर मेंटेन रखना, क्योंकि ऑक्यूलर हेल्थ के लिए मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये टीयर फिल्म में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारी आँखों को कॉमन इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं हमारी ऑक्यूलर सरफेस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी आँख की जो पुतली या कॉर्निया है उसमें खून की नाड़ियाँ नहीं होती, तो उसका जो न्यूट्रिशन आ रहा है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और टीयर फिल्म के द्वारा ही आता है। तो अगर किसी कारण से टीयर फिल्म की क्वांटिटी या क्वालिटी में कुछ कमी आ जाए, मतलब टीयर प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहे या जो बन रहे हैं वो जल्दी इवेपोरेट या सूख जा रहे हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मरीज़ को आँख में जो लक्षण होते हैं उसे कहते हैं ड्राई आई। जी, तो सर आपने बहुत अच्छा बताया कि जो हमारे नेचुरल टीयर्स होते हैं वो लुब्रिकेंट का भी काम करते हैं, न्यूट्रिशन भी आंखों को देते हैं, और अगर उनमें कोई गड़बड़ी आ जाती है तो आंखों में ड्राइनेस की समस्या पैदा हो सकती है। तो सर इसके अगर हम देखें तो दो चीज़ों पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि पहला तो इसके लक्षण किस तरह के होते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि ये ड्राई आइज है या कोई और समस्या है, और दूसरा इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इसके पॉसिबल रीज़न क्या होते हैं, ये बीमारी होती क्यों है। जी, तो ड्राई आई के मरीज़ आजकल हम रूटीन ओपीडी में देखें तो हर दूसरा मरीज़ ड्राई आई से पीड़ित रहता है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो होते हैं आँख में जलन होना, आँख में किरकिरापन, चुभन होना। मरीज़ बोलेगा कि मेरी आँखों में हमेशा थकान बनी रहती है, मैं थोड़ी देर स्क्रीन देखता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ी देर आँखें बंद कर लूँ। और इसी के साथ साथ कई मरीज़ हेडेक और जनरल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। बट मुख्य रूप से आँख में जलन होना, किरकिरापन होना, खुजली होना, लाली आना, कई मरीजों की आंखों में रेडनेस भी आ जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो डॉक्टर साहब, ये तो सिम्टम्स की बात हो गई कि आंखों में किरकिरी होना, सूखापन लगना, तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ये समस्या आखिर होती क्यों है। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि या तो टीयर्स जो बन रहे हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बन रहे या फिर उनकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई। इसके मुख्य कारण है नंबर 1 एनवायरनमेंट। आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो पॉल्यूशन की वजह से। दूसरा, जो हम इंडोर रहते हैं तो पूरा समय आजकल हम एसी की हवा में बैठते हैं, तो एसी से भी ड्राइनेस एग्रीवेट हो जाती है। तीसरा, सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो हम जब स्क्रीन पे होते हैं अपनी मोबाइल में या लैपटॉप या टीवी जब भी, तो हम अपनी पलकों को कम झपकाते हैं। जब तक हम ब्लिंक प्रॉपरली नहीं करेंगे ये टीयर फिल्म आँखों में स्प्रेड नहीं होगी। तो ब्लिंकिंग एक बहुत लो ब्लिंकिंग एक बहुत प्रमुख कारण है ड्राइनेस का। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे अगर मरीज़ को थायराइड है, डायबिटीज़ है, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, इन सब मरीज़ों में भी ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा रहती है। कुछ केमिकल्स रहते हैं, कुछ ओवर द काउंटर ड्रॉप्स में कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उनसे भी ड्राइनेस की समस्या एग्रीवेट हो जाती है। तो ये कुछ इसके कॉमन रीजंस हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब बात होगी कि आपने लक्षण बता दिए जी, तो अब इस समस्या से अगर कोई गुजर रहा है और वो आपके पास आता है जी, तो आप कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये ड्राई आई की समस्या है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ से, उसे क्या लक्षण हो रहे हैं, उस बेसिस पे हमें एक आइडिया लग जाता है। उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो स्क्रीन यूज़ ज़्यादा देर करता है, क्या उसे कोई थायराइड या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्या वो एसी में ज़्यादा देर रहता है या पॉल्यूशन में, धूल मिट्टी में ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम क्लिनिकली जब उनकी आँखों की डिटेल में जांच करते हैं तो हम स्लिट लैम्प पे पहले उनकी ऑक्यूलर सरफेस देख लेते हैं कि उसमें कोई कॉर्निया में ड्राइनेस के लक्षण तो नहीं लग रहे। उसके अलावा कुछ टेस्ट रहते हैं जिससे हम डायग्नोसिस को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि उसको किस सीवियरिटी, माइल्ड है ड्राई आई या मॉडरेट है या सीवियर है। इसमें जो टेस्ट रहते हैं वो एक है टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम,
जो कि हम फ्लोरेसीन स्ट्रिप लगा के करते हैं। एक होता है शर्मर टेस्ट, जिसमें हम मरीज़ की आंख में एक पतली सी स्ट्रिप लगा देते हैं, उसके बाद उसमें कितनी वेटिंग हुई है उसको नाप के हम क्वांटिफाई करते हैं। आजकल कुछ मशीनें भी आ गई हैं जो कि ये बिना स्ट्रिप लगाए नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम ड्राई आई का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने अभी जैसे बताया कि माइल्ड, मीडियम और ज़्यादा बड़ी सीवियर कैटेगरी जो होती है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इन तीनों कैटेगरी में किस तरह के लक्षण प्रेजेंट होते हैं? जी, तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे अगर माइल्ड ड्राई आई है, और अगर सीवियर ड्राई आई है तो उसको साथ में इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स, यानी कि आँख में लाली होगी, उसकी जो कॉर्निया या आँख की पुतली है उसमें कुछ डैमेज के लक्षण हमें दिख सकते हैं। सीवियर केसेस का ट्रीटमेंट हमें बहुत अग्रेसिवली करना पड़ता है, उसमें जो मेडिकेशन है वो हमें मल्टीपल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई पेशेंट को माइल्ड ड्राइनेस है तो हम सिंपल एक आध लुब्रिकेंट ड्रॉप से उसका काम चला सकते हैं। जी, तो सर इसी में मैं एक और क्वेश्चन मेरा अराइज हो रहा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जी, उनके दिमाग में अब ये आ सकता है कि सपोज ये अनअटेंडेड रह जाता है और सीवियरिटी अगर उसकी ज़्यादा है तो ये कहाँ तक जा सकती है, किस तरह का नुकसान आंखों को हो सकता है? ये सीवियर ड्राई आई कैन बी विजन थ्रेटनिंग, हमारी ये दृष्टि को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर ऑक्यूलर सरफेस की हेल्थ बिगड़ जाए, अगर हमारा कॉर्निया डैमेज हो जाए और अगर ये बहुत ही सीवियर ड्राई आइज़ की वजह से हो जाए और हम इसको ना सही समय पर इलाज लें तो हमारी आंखों की नज़र भी जा सकती है। ओके, तो मतलब काफ़ी थ्रेटनिंग है ये चीज़। जी, तो इसके बाद डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने डायग्नोस कर लिया और आपने बता दिया कि 3 लेवल हो सकते हैं इसके, तो इसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट्स की। तो अभी किस तरह के ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं? क्या ओरल ट्रीटमेंट देते हैं या किस तरह के और ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें मेडिसिन के साथ साथ? जी, तो ड्राई आइज़ का ट्रीटमेंट एक हमें मल्टी लेवल पे अप्रोच करना होता है। सबसे पहले हमें पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करते हैं जी। जैसे अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब कारण से भी ड्राइनेस बढ़ती है तो वो थोड़ा अवॉइड करें। स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा देर है तो वो बीच बीच में ब्रेक्स लिया करें, या हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप जब वर्क कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंट पलकें झपकाते रहें, ब्लिंक करते रहें। एसी का जो हवा का वेंट है उसको अपने चेहरे की तरफ नहीं दूसरे डायरेक्शन में फेस करें। आउटडोर जाएँ तो सन ग्लासेस लगाएँ। ये हो गए कुछ जनरल मेजर्स। इसके अलावा फिर जो दूसरा तरीका है वो आता है आई ड्रॉप्स। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के आई ड्रॉप्स निकाले हैं, तो इसमें भी अलग अलग कंटेंट्स रहते हैं। जो कॉमन कुछ 2-3 मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक CMC कॉमन आई ड्रॉप्स आती हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये हम देते हैं यूजुअली माइल्ड वाले केसेस में। इसके अलावा दूसरी आती हैं सोडियम हाइलुरोनेट वाली आई ड्रॉप्स, ये हम देते हैं यूजुअली मॉडरेट और सीवियर ड्राई आइज़ में। तो कई बार हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी भी देनी पड़ती है। इन ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी भी हम सीवियरिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कई मरीज को दिन में 2 बार, कई मरीजों को दिन में 5-6 बार ये ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। ड्रॉप्स के अलावा हम लोग ओरली कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स कैप्सूल आती हैं। और अगर आंखों में ड्राई आई के साथ एसोसिएटेड सूजन या इन्फ्लेमेशन है तो हमें वो सूजन और इन्फ्लेमेशन को भी ट्रीट करना है। काफ़ी बार ड्राइनेस के कारण या ड्राइनेस आँख के पलकों के जो बाल हैं या पलकों के ग्लैंड हैं जी, उनके इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। ये कंडीशन को कहते हैं ब्लेफराइटिस। तो ये पॉइंट शुरू में हमारा रह गया। तो ब्लेफराइटिस से भी ड्राइनेस होती है। जो टीयर फिल्म की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, लिपिड लेयर, जिसका फंक्शन होता है कि आँख के आंसू को इवेपोरेशन से बचाएं, वो सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स की अगर डक्ट ब्लॉक हो जाएं इन्फेक्शन की वजह से तो भी ड्राइनेस एग्रीवेट हो जाती है। तो सर ये ब्लेफराइटिस जैसा आपने बताया, तो ये क्या ट्रीटेबल है, ठीक हो सकती है जी पूरी तरह से? जी, तो ब्लेफराइटिस के लिए हम शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कई बार देते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें रिलीफ मिलता है गर्म सिकाई से। ओके, तो वार्म कंप्रेशन हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं। आप कोई भी गुनगुना पानी में या ड्राई क्लॉथ को थोड़ा सा वार्म करके आँखों के बंद करके पलकों के ऊपर थोड़ा दबा के सिकाई करें। तो उससे क्या होता है कि हमारी ये जो पलक के ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट खुल जाती है। ओके, जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाती है। ओके जी। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इसमें आपने बताया था कि हार्मोनल डिसऑर्डर से भी हो सकता है, कोई आपकी
अदर काइंड ऑफ डिजीज़ हैं, जैसे आर्थराइटिस वगैरह आपने शायद बताया था जी, या ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में आप बात कर रहे थे, तो इनमें अगर इस तरह की वजह से अगर ये समस्या प्रेजेंट होती है जी, तो इज़ इट क्योरेबल? इसके लिए फिर हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की उनका आर्थराइटिस कंट्रोल के लिए स्टीरॉयड्स या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आमतौर पे जैसे स्टीरॉयड टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो हम रूमेटोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं कि वो भी उसमें योगदान दें। और बाकी ऐसे मरीज़ों में कई बार इनको लाइफ टाइम तक ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम इनकी ड्रॉप्स बंद करेंगे तो फिर दोबारा से समस्या हो जाएगी, तो ये पेशेंट्स थोड़े ट्रिकी रहते हैं, इनको लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत रहती है। जी। तो सर इसके बाद आगे चलते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब ये समस्या किसी को हो ही गई है जी, तो आपने वैसे बहुत सारी चीज़ें अभी बातों बातों में हमारे दर्शकों को बता दी है, लेकिन हम चाहेंगे कि कंसाइज मैनर में हम डॉक्टर साहब से एक बार और जान लें कि आपको कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अगर ये समस्या हो गई है तो ये और आगे की स्टेज पर ना जाए और एडवांस ना करे और ये कंट्रोल में रह सके। तो सर कुछ ऐसे उपाय हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिसको कि वो घर में प्रैक्टिस कर सकें और उसकी वजह से उनको थोड़ा सा इस समस्या से जो है निजात मिल जाए। पूरी तरह से तो आप बता रहे हैं शायद नहीं हो पाती, लेकिन जितना कंट्रोल में रह सके जी, उतना बेहतर होगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी हैं। स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्टेड रखें, फ्रीक्वेंट ब्लिंक करते रहें। अगर आप इंडोर एसी में हैं तो एसी का वेंट दूसरे डायरेक्शन में रखें। आउटडोर धूल में, धूप मिट्टी में जा रहे हैं तो हमेशा सन ग्लासेस का उपयोग करें। अपनी डाइट हेल्दी रखें, स्मोकिंग जहाँ तक हो अवॉइड करें। अगर आपको आँख में लक्षण आ रहे हैं तो अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके तुरंत उसका इलाज लें। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, कुछ लुब्रिकेंट्स आप ले सकते हैं लेकिन उनमें भी लेबल पढ़ें। अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं तो उनको लंबे समय तक यूज़ ना करें, प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स यूज़ करें। अगर आपको ब्लेफराइटिस है तो जैसा मैंने बताया गर्म सिकाई करें। कई बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी हमें देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक समराइज़ करने के लिए। ओके सर, आपने वर्ड यूज़ किया था कि डाइट को कंट्रोल में रखें, तो इज़ देयर एनीथिंग या ऐसा कोई फूड होता है जो उसको ट्रिगर करता है? कोई भी इन्फ्लेमेटरी खाना ऐसा हो जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा हो, जैसे एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन फूड है उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो हमें जहाँ तक हो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। आजकल पेरेंट्स भी पूछते हैं बच्चों के लिए क्या हम एडवाइस करें, तो हरी सब्जियाँ खाएं। ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं आइज़ के लिए। फ़िश ऑयल्स, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फ़िश आई हेल्थ के लिए ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है। और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए जी। और सर एक चीज़ और चलते चलते जानना चाहूँगा कि इज़ देयर एनी एक्सरसाइज जो आँखों से रिलेटेड हो जिसको करने से इसमें रिलीफ मिलता हो? 20-20 रूल आप सब शायद जानते होंगे। तो 20-20 रूल ये कहता है कि आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन यूज़ हमें 20 सेकेंड्स के लिए या तो अपनी आंख बंद कर लें या कोई 20 मीटर दूर की चीज़ को थोड़ी देर के लिए देखें। इससे आई के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। जी, थैंक यू सो मच सर आज की जानकारी के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि ड्राई आइज कितनी सीवियर जा सकती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपके विजन तक को थ्रेट दे सकती है, आपकी आंखों की रोशनी पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस समस्या को बहुत हल्के में ना लें। अगर ये समस्या हो गई है तो आप तुरंत योगी चिकित्सक के पास जाएं और अपनी आंखों का पूरा इलाज कराएं। साथ ही ये एडवाइस भी डॉक्टर साहब की तरफ से रही है कि हमेशा डॉक्टर साहब का कहना है कि कभी भी ओवर द काउंटर दवाई अपनी मर्जी से शुरू ना करें, क्योंकि इन दवाओं के भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ड्रॉप को लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं होता है और उससे आपकी आंखों पर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। अच्छा होने के बजाय कई बार होता है कि केस बिगड़ जाते हैं। तो आज की एडवाइस डॉक्टर साहब की हम समझते हैं कि हमारे पेशेंट्स बिल्कुल फॉलो करेंगे और डॉक्टर साहब से आंखों से जुड़े हुए एक और विषय पर हम जल्दी जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू।